वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस ग्लोबल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे साइटोलॉजी चैप्टर, सेल चैप्टर, कोशिका चैप्टर। और कोशिका चैप्टर में हम लोगों को कंपोनेंट ऑफ सेल, कोशिका के अंग, हम लोगों को कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में, कंपोनेंट ऑफ सेल, कंपोनेंट ऑफ सेल, कोशिका के अंग, इसके बारे में करना था। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका के अंग, कंपोनेंट ऑफ सेल, कोशिका के अंग। और कोशिका के अंग के विषय में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो कोशिका का पहला जो कोशिकांग है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। कोशिका का जो पहला कोशिकांग है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, उसका नाम होता है सेल वॉल। सेल वॉल, और सेल वॉल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। तो आप लोग याद रखना, जो कोशिका भित्ति है वो तो आप लोग याद रखिए, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये सेल है, ये सेल है। और कौन सा सेल है तो याद रखिएगा, ये प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल है, ये पादप कोशिका है। और पादप कोशिका का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, पादप कोशिका की बाहरी झिल्ली जो होती है, इस बाहरी झिल्ली को ही, इस बाहरी झिल्ली को ही, इस आउटर मेम्ब्रेन को ही क्या बोला जाता है? यही आउटर मेम्ब्रेन, यही आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। इसी को हम कहते हैं सेल वॉल, इसी को सेल वॉल। और जो एनिमल सेल होता है उसमें एक अंदर इनर सेल भी होती है, उस इनर सेल को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इट इज फाउंड ओनली प्लांट सेल। सेकेंड बात क्या है कि भाई जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो याद रखना, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो मित्रों याद रखना, कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इट इज फाउंड ओनली प्लांट सेल। यह केवल किस में पाया जाता है? ये पादप कोशिका में पाया जाता है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन में दिया रहता है, और ऑप्शन में एक ऑप्शन में कोशिका भित्ति भी रहती है। तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या है? तो मित्रों याद रखना, सेलुलोज है कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है।
सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज है कार्बोहाइड्रेट। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि भाई कैसा कार्बोहाइड्रेट? तो याद रखना, जो सेलुलोज होता है ये होता है जटिल शर्करा। जटिल शर्करा, और जटिल शर्करा को हम हिंदी में कहते हैं और हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। कैसा कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसैकेराइड। ये भैया पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जटिल शर्करा होता है। याद रखना है मित्रों, प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? पादप का सबसे कठोर भाग। सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो पादप का सबसे कठोर भाग होता है सेल वॉल। सेल वॉल होता है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। भाई कोशिका भित्ति सबसे कठोर भाग कौन क्यों होता है? तो ये भी याद रखना है, कोशिका भित्ति के कठोर होने का कारण होता है कि इसमें पानी की मात्रा नगण्य होती है। इसमें पानी की मात्रा नगण्य होती है, इसमें पानी नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि प्लांट का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो याद रखना, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज में क्या नहीं होता है? तो याद रखिएगा, सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, और इस पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है? तो वाटर इसमें अब्सेंट होता है, पानी की मात्रा ना के बराबर होती है, नगण्य होती है। यही कारण है कि ये प्लांट सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग होता है। आपसे पूछा जाए कि मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द नेचर, यानी प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जटिल शर्करा, तो मित्रों याद रखिएगा, नेचर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो यही है, यानी कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जटिल शर्करा। जटिल शर्करा। अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, जटिल शर्करा कौन सा है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तब आंसर हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल का कार्य क्या होता है, तो इस विषय में भी आप लोगों को हम बता दें। सेल वॉल का जो फंक्शन है वो क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए सेल वॉल का फंक्शन, यानी कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। तो कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा, पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोटेक्ट प्लांट सेल, टू प्रोटेक्ट प्लांट सेल। इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ये पादप कोशिका को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, टू प्रोटेक्ट, है ना। प्लांट सेल ये प्रोटेक्शन का काम करती है। तो पादप कोशिका का जो स्क्रीनशॉट है वो आप लोग ले लीजिए। आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप
इसके अलावा पूछ दिया जाए कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपको आंसर देना है सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा आपसे पूछ दिया जाए कि सेलुलोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज किस प्रकार का शर्करा है, तो आपको आंसर में लगाना है पॉलीसैकेराइड शर्करा है, यानी कि जटिल शर्करा है। और जटिल शर्करा को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। सेलुलोज है ना, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और प्लांट सेल का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, पादप कोशिका का सबसे ज्यादा कठोर भाग कौन सा होता है, तो मित्रों वो होता है प्लांट सेल। प्लांट सेल सबसे ज्यादा कठोर क्यों होता है पादप कोशिका, तो भाई पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है यानी कि जो सेल वॉल है वो सबसे ज्यादा कठोर क्यों होती है, क्योंकि वो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज में पानी की मात्रा अनुपस्थित होती है, सेलुलोज में वाटर नहीं होता है। यही कारण है कि जो सेल वॉल होता है वो सबसे हार्ड पार्ट होता है प्लांट सेल का। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है पादप कोशिका को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लांट सेल, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल के नए कंपोनेंट की। और कोशिका का जो नया भाग है वो कौन सा है उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम अपने सभी व्यूअर्स से ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे सारे वीडियोज को कम से कम 240 या 360 की क्वालिटी में देखें तो आप लोगों को सारे वीडियोज बहुत अच्छे दिखाई देंगे। अगर आप 144 की क्वालिटी में देखेंगे तो हो सकता है मे बी कि आपको थोड़ा सा कम अच्छे दिखाई दें। आप लोग वीडियो की जो क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो आप लोगों को बना करके दिए जा रहे हैं वो फुल HD में दिए जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की। और नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, नेक्स्ट कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला जो भाग है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, छोटा तो नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कहेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या एक नाम और होता है इसका प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली या दूसरा नाम होता है इसका प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली सेल का दूसरा कंपोनेंट है, कोशिका का दूसरा कोशिकांग है। तो भाई होता क्या है, होता ये है देखिए भाई, प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल कहलाती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जो आपके एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल में जो आपका सेल वॉल होता है, जो कोशिका भित्ति होता है वो अब्सेंट होता है, वो उपस्थित नहीं होता है। यही कारण है कि जंतु कोशिका के अंदर जो ये पाया जाएगा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो आप याद रखना, इसको आप याद रखिएगा। तो इसको हम इस प्रकार से बना लीजिए।
इस प्रकार से बना लीजिए और इसी को हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का नाम हम लोग देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हिंदी में इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हिंदी में लिखेंगे भाई कि यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो भाई याद रखना, पादप कोशिका की ये इनर मेम्ब्रेन है। पादप कोशिका की कैसी मेम्ब्रेन है? पादप कोशिका की इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन का मतलब है आंतरिक भित्ति है या आंतरिक झिल्ली है। और जंतु कोशिका की, तो मित्रों याद रखना, जंतु कोशिका की ये आउटर मेम्ब्रेन है। जंतु कोशिका की कौन सी मेम्ब्रेन है? तो भाई जंतु कोशिका की आउटर मेम्ब्रेन है। जंतु कोशिका की बाहरी झिल्ली है। और जंतु कोशिका की जो बाहरी झिल्ली होती है, जंतु कोशिका की बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो जंतु कोशिका की बाहरी झिल्ली को कहा जाता है, जंतु कोशिका की बाहरी झिल्ली को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली, है ना। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो मित्रों याद रखना, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो हम लोग इसके ऊपर लिखते हैं, हम लोग यहां पर लिखते हैं सेल मेम्ब्रेन मेड बाय फॉस्फोलिपिड्स। याद रखना, कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई है भाई? फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? तो याद रखना, ऐसे लिपिड्स का मतलब होता है वसा। ऐसे वसा जिनमें फास्फोरस ग्रुप जुड़ा रहता है। ऐसे वसा जिनमें फास्फोरस ग्रुप आगे जुड़ा रहता है, वो वसा कहलाते हैं फास्फोलिपिड्स। याद रखिएगा, फास्फोलिपिड्स। और मित्रों आप एक बात को और याद रखना कि जो फास्फोलिपिड्स होते हैं, फास्फोलिपिड्स पानी में घुलते नहीं हैं, यानी ये पानी में आघुलनशील हैं। ये पानी में सॉलेबल नहीं है,
याद रखिएगा फास्फोलिपिड्स वाटर में अनसॉल्युबल होते हैं, यानी ये पानी में घुलते नहीं हैं। इतनी बात को आप लोग याद रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग सेल के नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम एक बात और आप लोगों को बता देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं और बात किसकी करते हैं तो वो भी बताते हैं। भाई इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है। तो भाई इसका फंक्शन देखो, इसका कार्य, तो इसका कार्य क्या होता है तो मित्रों इसका कार्य भी हम देख लेते हैं। इसका कार्य होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोटेक्ट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इसका कार्य होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। जंतु कोशिका और पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना इसका काम होता है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये किसका बना होता है तो हमने बता दिया है भाई ये दोनों में पाया जाता है, ये भी हमने बता दिया है। किसका बना होता है ये भी हमने बता दिया है, फास्फोलिपिड्स का बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है तो उसके विषय में भी हमने आपको बता दिया है कि इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो भाई इसका कार्य क्या होता है, अंदर से जो अच्छे मॉलिक्यूल होते हैं उनको बाहर नहीं जाने देता है और बाहर के जो खराब मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे शरीर को, जो पेड़ पौधों को क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उनको अंदर नहीं आने देता है। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट कंपोनेंट की। मित्रों नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की। और नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को कहा जाता है केंद्रक, और न्यूक्लियस को कहा जाता है केंद्रक। याद रखिएगा न्यूक्लियस को केंद्रक कहा जाता है। सर्वप्रथम मित्रों केंद्रक होते कैसे हैं ये भी आप लोग समझ लीजिए। ये सेल है, ये सेल वॉल है, इसके अंदर आप लोग जानते होंगे इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है, ये है सेल वॉल और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली और इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद बीच में एक कंपोनेंट होता है और इसी कंपोनेंट को कहा जाता है न्यूक्लियस। इसी को कहा जाता है केंद्रक। याद रखिएगा, है ना। तो सबसे पहले भाई केंद्रक की खोज किसने की तो याद रखना केंद्रक की खोज किसने की तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, है ना। पहला पॉइंट केंद्रक के बारे में, यह कोशिका का
सबसे बड़ा कोशिकांग है, यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, कोशिकांग है। इसके बारे में आप लोग याद रखना, इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। ये कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस कोशिका का दिमाग है। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है? इसी का होता है। इसको मैनेजर ऑफ द सेल कहा जाता है, मैनेजर ऑफ द सेल। कोशिका का मैनेजर, याद रखना, कोशिका का मैनेजर किसको कहा जाता है? तो कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है, कोशिका का मैनेजर। और कोशिका का मैनेजर किसको कहा जाता है मित्रों? तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, कोशिका का मैनेजर कहा जाता है केंद्रक को। केंद्रक के द्वारा कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है। केंद्रक के द्वारा, केंद्रक के द्वारा कोशिका की सभी क्रियाओं को, कोशिका की सभी क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। याद रखिएगा, नियंत्रित किया जाता है। ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय न्यूक्लियस। ऑल सेल एक्टिविटी, ऑल सेल एक्टिविटी कंट्रोल एंड रेगुलेट, कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय, कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और याद रखिएगा, जिस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है उसको कहा जाता है ब्रेनलेस सेल, उसको कहा जाता है मस्तिष्क रहित कोशिका। और मस्तिष्क रहित कोशिका कौन सी होती है? मस्तिष्क रहित कोशिका। और मस्तिष्क रहित कोशिका होती है मित्रों प्रोकैरियोटिक सेल। मस्तिष्क रहित कोशिका कौन सी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, मस्तिष्क रहित कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक सेल। और आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि केंद्रक के अंदर ही होता है, केंद्रक के अंदर होता है डीएनए और आरएनए। तो केंद्रक के अंदर जो डीएनए और आरएनए होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो आप लोग याद रखना, कोशिका के अंदर डीएनए और आरएनए किस फॉर्म में होता है? तो कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल की फॉर्म में होता है, न्यूक्लिक अम्ल की फॉर्म में होता है, न्यूक्लिक
एसिड की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में होता है। तो डीएनए और आरएनए के विषय में हम लोग विस्तृत रूप से कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, अभी वो समाप्त नहीं हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे वीडियोज को यदि आपको पसंद आए तो हमारे वीडियोज पर आप लोग कमेंट करिए और हमें राय दीजिए कि आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट जरूर करिए, वीडियोज को लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।